नमस्ते सभी को। बुक स्वाध्याय सीरीज में न्यू एनर्जी के इस 15वें एपिसोड में आप सबका दिल से स्वागत। अब तक बहुत कुछ जानते हुए हमने हमारी एनर्जी को, कॉन्शियसनेस को बढ़ाया है, कुछ बहुत सारी नई चीज़ों को समझा है और जो हमारे साथ हो रहा है, हम में से कई लोगों के साथ जो हो रहा है, जो अनुभव वो पा रहे हैं, उन्हें भी समझने की हमें अभी थोड़ी समझ आ गई है। उसे हम और थोड़ी अच्छी तरह से जानने लगे हैं। तो आज चलिए आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर का नाम है इस बीच में। इसमें हम सीखेंगे, जानेंगे कि धरती पर बीच में क्या तैयारियां हो रही थी। धरती पर जो प्रदूषण हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है, उसका हमसे, हमारे एनर्जी से कैसे संबंध है। हाँ, जन्म के लिए यहाँ भीड़ भाड़ कब हुई, लाइट वर्कर्स कौन है, हार्मोनिक कन्वर्जेंस क्या है, इन सब के बारे में हम आगे चल के जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लगभग 2500 वर्ष पहले जब पता चला कि धरती पर बहुत बदलाव होने वाले हैं और उस बदलाव का सामना मानव अकेले नहीं कर पाएंगे, इसीलिए उस तरफ के लोगों ने ये महसूस किया कि उन्हें हमारी मदद करने की ज़रूरत होगी। ऐसा सोचकर उन्होंने बहुत तैयारियां शुरू की। जो लोग तैयार हैं, जिनकी दक्षता है, उनको चुनकर उन्होंने अपनी तरफ इकट्ठा करने के लिए सोचा। अपनी टोली में शामिल करके ऐसे लोगों को उन्होंने इकट्ठा किया। हम जानते हैं कि तोबियास भी उन्हीं लोगों में से एक है। हमने जाना कि तोबियास आजीवन कारावास की सजा काट रहा था और जब वो प्रबोधन की स्थिति में आए, तब एक देवदूत ने आकर उनके पास इस विषय के बारे में बात की और उन्होंने पूछा कि क्या वो उस तरफ आने के लिए तैयार है, क्या वो इस प्रक्रिया में मदद करने के लिए तैयार है। यहाँ पे लेखिका हमें गौर देने के लिए बोल रही है कि ऐसे स्थिति पर भी देवदूत ने तोबियास को सिर्फ पूछा है, आज्ञा नहीं दी है। फ्री विल अभी भी तोबियास के पास ही था। तो तोबियास ने इसका स्वीकार किया और वो उस तरफ चला गया और हम जानते हैं कि वो वहीं पे रहकर मानवता के ऊपर गौर कर रहा है और हमें तरह तरह से मदद कर रहा है। इसी सिलसिले में उस तरफ के संदेशों को इस तरफ स्वीकार करके हम सब तक पहुंचाने के लिए कोई एक माध्यम इंसान के रूप में चाहिए था। तो इसीलिए तोबियास के जन्म में अपने पुत्र की रूप में छोटे तोबियास से उसने समझौता करवाया और हम जानते हैं कि वो जो छोटा तोबियास है वो अभी अमेरिका में जॉफ्री हॉप के नाम से जीवित है। तो इस तरह से जब धरती पर तैयारियां शुरू हो रही थी, तब आत्माओं को पूछा गया था, बहुत आत्माओं को पूछा गया था कि आप उस समय धरती पर आकर अपनी एनर्जी बांट सकते हैं क्या। तो कुछ आत्माओं ने, जिनकी गिनती लाखों में थी, खुशी से इस बात का अंगीकार किया था और कहा था कि हम साहस प्रिय है, अब से 1000 साल तक पैदा होते हुए हम अपनी एनर्जी से सबको मदद करेंगे। इस तरह से जन्म लेते हुए कितने जन्म हुए हमारे, हमें पता ही नहीं। ऐसे ही किसी जन्म में हमें याद आया कि मैं कौन हूँ, मेरे पिता कौन हैं। ये सारे प्रश्न मन में पैदा हुए। जो समाधान मिल रहा था उसे हमें संतुष्टि नहीं थी। हमारे ग्रंथ और धर्म के अधिकारी से भी जो हम बात सुन रहे थे, वो हमें संतुष्ट नहीं कर पा रहे थे। हमें ऐसा लग रहा था कि कुछ छूट रहा है और उसे पता करने की कोशिश में हमने कदम रखे। इसमें कई सारे धर्म में डूबकर तैरने पर भी इस विषय के बारे में नहीं पता कर पा रहे थे। ये क्यों हो रहा है, इस बात को हम नहीं जान पा रहे थे। कुछ है जिससे हमें जुड़ना चाहिए, ये हम समझ रहे थे, लेकिन वो क्या है वो हमें पता नहीं चल रहा था। और ऐसे ही इस प्रकार बहुत सारे जन्म हमारे गुजर गए। आगे चलकर हमें लेखिका प्रदूषण, धरती पर जो प्रदूषण हो रहा है
उसके बारे में और उसके हमारे संबंध के बारे में बता रही है। वो कहती है कि भौतिक स्तर पर हो या आलोचना के स्तर पर, मतलब इस धरती के फिजिकल रियलिटी में या फिर सोच विचारों और हमारे जजमेंट के स्तर पर, मानव ने जो किया हुआ प्रदूषण है वो सामान्य नहीं है। हम उसे इस स्तर पर ले गए थे कि भूदेवी उसे संभाल ही नहीं पाई। अगर किसी भी क्षण भूदेवी का सब्र टूटकर वो झटकेगी तो एक बार सोचिए कि धरती पर रहने वाले मानव का हाल क्या होगा। इस तरह की कुछ स्थिति 2000 साल शुरू होने से पहले आई थी। प्रदूषण की वजह से धरती बीमार हो गई थी और उस बीमारी को दूर करने के लिए तूफान, बाढ़ और जंगल में आग लगना ऐसे होते आया है और ऐसे होते रहेगा। धरती अपने आप को बचाने के लिए मानव जाति का नाश करने के पीछे नहीं हटेगी। धरती की आयु बहुत है। मानव जाति के पाप की वजह से वे बीमार पड़ गई हैं। लेकिन मानव जाति का नाश होना किसी को भी पसंद नहीं है। मानव जाति का नाश होने का मतलब है कि धरती वापस तीसरे स्तर पर चली जाएगी। अब तक 2 बार संपूर्ण तरीके से धरती पर मानव जाति का अंत हो चुका है। हम जो है वो हमारी तीसरी मानव जाति है। इसका अंत करना मतलब मुझे यहाँ लगता है कि ये जो पैटर्न रिपीट हो रहा है उसका अंत करना हम सबकी कोशिश है और हम ऐसा कर पाएंगे, ऐसा विश्वास भी है। अभी धरती पर एनर्जी कैसे आई है, हमारा एनर्जेटिक कनेक्शन धरती से क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो हमारे जन्म द्वारा एनर्जी को धरती पर लाया गया है। जब 1000 साल पहले हम धरती पर पैदा हुए थे, जैसे अब हो रहा है ठीक वैसे ही तब हमारे बीच से कुछ लोग एक जगह भौतिक रूप से इकट्ठा हुए और बाकी लोग एनर्जी के साथ कनेक्ट हुए। इस तरह सब लोग मिलकर एनर्जी को अगले 1000 वर्ष तक उपयोग करके धरती को उसके अनुसार संवारा है। तो हम हमारे जन्म के द्वारा एनर्जी को धरती पर लाए हैं। 1940 के 1950 के दशक में, मतलब 1945 टू 1969 के बीच में लाइट वर्कर्स जो है वो धरती की मदद करने के लिए बहुत उत्साहित हुए। इसलिए उस दिन दशा में किसी ना किसी दशक में पैदा होने के लिए उन्होंने ठान लिया। ये लाइट वर्कर्स हम इस विश्वास से धरती पर आने के लिए राजी हुए कि अगर उसके आगे धरती बची रही तो हम भी रहेंगे और अगर धरती का नाश हो जाएगा तो जैसे फिल्म के बीच में प्रोजेक्टर खराब हो गया है ऐसा समझकर हम वापस चले जाएंगे। लेकिन उन 3 दशक में कुछ भी नहीं हुआ। उस समय धरती पर पैदा होने के लिए उस तरफ की लाइन बस बढ़ती गई। अपने पसंदीदा हीरो के पहले दिन का पहला टिकट लेने के लिए जैसे लाइन में खड़े होते हैं लोग, एकदम वैसी ही लाइन वहां बनी रही। युद्ध की वजह से धरती की एनर्जी कम हो गई थी। धरती पर रोज रोज तैयार हो रहे बम को देखकर उस तरफ वाले भी डर गए थे। हर एक बम इंसानियत का अंत करने वाला था और ऐसा सोचकर वे बहुत परेशान थे। युद्ध तीव्र होते समय एक बार बम डालने के लिए एक इंसान तैयार हुआ। जब वह बम की कील पर अपनी उंगली रखकर उसे खींचने गया तो तब उस क्षण में तोबियास के साथ साथ उस तरफ वाले सभी बम फूटने की थोड़ी देर पहले अकड़ गए। लेकिन भाग्यवश उसने कील दबाने से पहले उसके साथ वाले इंसान की कंपन को महसूस करते हुए उस व्यक्ति ने अपना इरादा बदल लिया और वो ऐसा करने से रुक गया। इसके बल पर समझने की कोशिश करेंगे तो हमें समझ आएगा कि उस वक्त की परिस्थितियां कैसी थी। इसीलिए बहुत लोगों ने इतनी हड़बड़ाहट से धरती पर आकर जन्म लेना चाहा। कुछ लोग को जहां मौका मिला वो वहीं पे पैदा हो गए। एक माँ को एक बार में 4 या 6 बच्चे पैदा होते थे। हम कल्पना कर सकते हैं कि
तब के ज़माने में कितनी भीड़ थी। उस समय में जनसंख्या बढ़ गई। इतना बेकरार होकर इतने सारे लोगों का पैदा होना इसलिए था कि कलयुग का अनुभव करने का उत्साह सभी में था। इस तरह का समझौता करके आने वाले को ही लाइट वर्कर कहते हैं। धरती पर कुछ जगह ऐसी है जो लड़ाई झगड़ों से तड़प रही है, नरसंहार हो रहा है, नकारात्मक एनर्जी विपरीत रूप से इकट्ठा हो रही है। लड़ाई खत्म करके दुनिया में शांति लाने के लिए लोग हीलिंग कांति को पूरी जगह भेजने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह हीलिंग कांति की एनर्जी के साथ काम करने वालों को लाइट वर्कर कहते हैं। इस तरह के लाइट वर्कर की वजह से अशांति थोड़ी हद तक कम हो जाती है। इस धरती पर 80 लाख से भी ज़्यादा लाइट वर्कर्स हैं। आने वाले बदलाव का सामना करने के लिए सब लोग अपनी हद तक कोशिश कर रहे हैं। एक का प्रभाव दूसरे पर पड़कर सब कुछ बदल रहे हैं। हम उसी बदलाव के लिए आए हुए मानव हैं। आध्यात्मिक रूप से हमारा विकास होने में 1987 का बहुत विशिष्ट स्थान है। उस समय मानव जाति को उन्नत आध्यात्मिक स्तर पर बहुत ऊंचे स्थान पर ले जाया गया है। वो कैसे हुआ ये जानते हैं। हमें पता है कि हमारे ग्रह, सौरमंडल और विश्व की रक्षा करने वाले गैलेक्टिक फेडरेशन की नज़र हमारे ऊपर हमेशा रहती है। जैसे इंटेंसिव केयर यूनिट के बारे में हमने पहले जाना कि वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही मरीजों पर ध्यान दिया जाता है, उसी तरह से गैलेक्टिक फेडरेशन हमारी पृथ्वी पर भी ध्यान देती है। हमारे अंदर आध्यात्मिकता का परिमाण कितना है, कौन सी स्थाई में है, कौन से स्टेज पर है, वो इसे नापते हैं। हमारे अंदर के अंधेरे और उजाले के वजन को नापा जाता है। इस तरह के नाप कई बार लिए गए हैं। 1986 में धरती के आध्यात्मिक रूप के विकास होने के लिए हमारी अनुमति ली गई थी। उसके पीछे बहुत सी बातें छुपी हुई थी। इस सारे संसार में कहीं पर ना होने वाले लक्षण धरती पर हैं। हमें चुनने की स्वेच्छा है, ये हम जानते हैं। परमात्मा के हमारे सामने आने पर भी अगर हम कहें कि हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं, तो भी ये हमारी स्वेच्छा है। धरती की चेतना हमारी चेतना से जुड़ी हुई है, क्योंकि हमारी चेतना को ही हमने शुरुआत में धरती से बांटा है। हमारे स्वीकार करने से ही भूदेवी के अंदर चेतना का भाग विकास के लिए तैयार हुआ है। अगर हम नहीं स्वीकार करेंगे तो ये विकास नहीं होगा। आगे की कंपन की दशा में जाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। जब तक हम हाँ नहीं कहेंगे तब तक हम आगे नहीं जा सकते। इसीलिए धरती का विकास हमारे हाथ में है। अगर हम 1987 में इस बात को नहीं मानते तो क्या होता? तो निर्माण की हिसाब से जो प्रोग्रामिंग हुई है, उस हिसाब से भूदेवी साधारण सी अपनी साड़ी के गुच्छे को जैसे झटक देती है, वैसे झटक देती थी और हमें किसी न किसी कारण की वजह से सामूहिक रूप से धरती को छोड़कर जाना पड़ता। इसीलिए हम सब ने इस बात का स्वीकार किया। मानव होने की वजह से हमें ये बात शायद याद नहीं है, लेकिन आत्मा के स्तर पर हम इस विषय को बहुत अच्छे से याद रखते हैं। हमारे हाँ कहने की वजह से तुरंत ही 4th डायमेंशन की ग्रिड को बांधा गया। 1990 तक धरती ने चौथी आयाम में कदम रख दिया था, जिसकी वजह से तीसरी आयाम की ग्रिड का काम करना धीरे धीरे कम हो गया और आखिरी में रुक गया। इसी तरह 5वीं आयाम की ग्रिड का निर्माण होने के बाद चौथी आयाम की ग्रिड धीरे धीरे निर्जीव हो जाती है। जब भूमि का विकास होता है तब हमारा भी विकास होता है। ये ऐसे है कि जैसे झूला ऊपर हवा में झूलते वक्त हम भी उसके साथ झूलते हैं, है ना? उनके पूछने की वजह से और हमारे हाँ बोलने की वजह से धरती का चरित्र पूरी तरह से बदल गया। धरती का स्तर
बहुत ऊंचाई तक बढ़ गया। और इतनी ऊंचाई मतलब जो धरती तीसरे आयाम से चौथे आयाम में आ रही थी वो सीधे 9वीं आयाम की तरफ चली गई। हर एक आयाम को, डायमेंशन को पार करने के लिए बहुत समय लगता है, लेकिन थर्ड से डायरेक्टली 9th डायमेंशन की तरफ जाना जो 1987 में हुआ वो बहुत एक विशिष्ट था और इसे ही हार्मोनिक कन्वर्जेंस ऐसा कहते हैं। जैसे 1987 में पहला परिमाण अगर लिया गया ऐसा हम समझे तो आखिरी परिमाण 2012 में हुआ है और इसी बीच 1999 के दिसंबर में भी एक बार परिमाण लिया गया है। जैसे जैसे एक एक ग्रिड को बनाया जाता है वैसे वैसे धरती का आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ना हमेशा चलते रहता है। कोई भी ग्रह को आध्यात्मिक रूप से ऊपर चढ़ाने के लिए पहले एक समाचार ग्रिड को तैयार किया जाता है, जिसके द्वारा जो इन्फॉर्मेशन या समाचार इकट्ठा किया गया है वो ऊपरी स्तर पर आराम से भेज सकते हैं और नए समाचार से पुराने विषय को खोदकर दुख और गुस्सा लाने की जगह सहानुभूति के साथ उसे समझकर, उसे सुनकर खामोश रह सकेंगे तो वो सहानुभूति जो बनती है वो आध्यात्मिक उन्नति में बहुत बड़ी सफलता हासिल करने के लिए मदद करती है और इसी से बहुत सालों के श्रम और वक्त को बचाया जा सकता है। 1996 में 5th डायमेंशन के ग्रिड को निर्माण किया गया था। तो एक ग्रिड करने के लिए एक समय 1,44,000 लोगों को बनाए जाने वाले ग्रिड की अनुकूल संकल्प करना पड़ता है, तभी वे ग्रिड तैयार होती है। तो 1994-96 में कुछ लोग जागरूक हुए थे और ये लोग अपनी जागृति को आखिरी में होने वाली जागृति के लिए रास्ता बना रहे थे। इनमें स्पाइडर पीपल नाम के भी एक लोग थे। ये स्पाइडर पीपल एक ग्रह की जाति है। इन्होंने महान सांकेतिक विज्ञान जाति की तरह गैलेक्सी में बहुत काम किया है और बहुत नाम कमाया है। इस समय मानव जाति ने अपने लक्ष्य को पाने के लिए निश्चित किया था। हमारे भले के लिए मेहनत करने वाले ऊपर के लोग स्पाइडर पीपल ने धरती पर पैदा होना शुरू किया और अपनी वेब टेक्नोलॉजी का उपयोग करके जो पुराना समाचार था उसे बाहर निकालकर मानव तक पहुंचाने के लिए विनती की। कोई फल की अपेक्षा के बिना काम नहीं करना चाहता था, इसीलिए स्पाइडर पीपल को कहा गया कि आखिर में इमोशनल क्लियरिंग मतलब कर्म का प्रक्षालन होगा। तो उन्होंने तरह तरह के गैलेक्सी में जन्म लेकर कर्म इकट्ठा किया। उसको प्रक्षालन करने के लिए उन्होंने धरती पर पैदा होकर यहाँ के वातावरण के मुताबिक सारे जन्म लिए। डुअलिटी के कर्म के निर्माण होने पर भी वे चिंता के बिना बने रहे। वैसे भी आखिर में इस कर्म को मिटा दिया जाएगा, इसीलिए ये सब कर रहे थे और कहानी आखिर तक आ गई, इसीलिए उनकी वेब टेक्नोलॉजी का यहाँ प्रवेश करने का समय आ गया था। इसीलिए इस बार धरती पर जन्म लेते वक्त उस वेब का निर्माण करने वाले सामर्थ्य को अपने अंदर हमेशा के लिए जागरूक करते हुए वो स्पाइडर पीपल धरती पर जन्म लेना शुरू किया। और इसी तरह हमें इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब या इंटरनेट का निर्माण किया गया। आज यहीं पे हम समाप्त करके अगले एपिसोड में कुछ और ऐसे ही इंटरेस्टिंग चीज़ों पर नई तरीके से प्रकाश डालेंगे। Y2K के बारे में जानेंगे, दूसरी धरती के बारे में जानेंगे और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के बारे में भी एक बहुत ही नई तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। अगले एपिसोड तक लव एंड लाइट।